प्रदेश में 2 मार्च को होने वाले निकाय चुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन। अंबाला नगर निगम के उप महापौर व रतिया नगर पालिका की चेयरपर्सन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में भाजपा में हुई शामिल। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल कल चंडीगढ़ में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने के संबंध में करेंगे बैठक। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में 3 दिवसीय राष्ट्रीय डेयरी मेला एवं एग्री एक्सपो 2025 का हुआ आगाज। किसानों को नई तकनीकों और पशुओं की उन्नत नस्ल की मिलेगी जानकारी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के बीच द्विपक्षीय वार्ता। दोनों नेताओं ने मुक्त व्यापार समझौते पर दिया विशेष जोर। प्रधानमंत्री ने यूई की नई वीजा नीति का किया स्वागत। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 2 मार्च को होने वाले निकाय चुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है। चुनाव से पहले नेताओं द्वारा पार्टी बदलने का दौर जारी है। इसी क्रम में आज अंबाला नगर निगम के उप महापौर व वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेश मेहता ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भाजपा में शामिल हुए। उधर जाखल में आयोजित रैली में सीएम की मौजूदगी में रतिया नगर पालिका की चेयरपर्सन प्रीति खन्ना भी आज समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुई। अंबाला में अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि प्रदेश के निकाय चुनाव में भाजपा भारी बहुमत से विजयी होने जा रही है। अंबाला ही नहीं, पूरे हरियाणा से कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। कांग्रेस केवल लोगों को बहकाने का काम करती है। भाजपा ने अपने 100 दिनों के कार्यकाल में लोगों के हित में अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए आने वाले दिनों में पंजाब में भी भाजपा का परचम लहराने की बात कही। महिलाओं के साथ 21 रुपया देने का वायदा पूरा नहीं किया। मैंने कहा मेरी सरकार को 100 दिन हुए हैं और 100 दिन के अंदर मेरी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के हित के अंदर 18 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसका नाम हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। मैंने कहा 10 फैसले ऐसे हैं जिनकी आर्थिक और प्रशासनिक अप्रूवल बाकी है, वो जल्दी आ जाएगी। ये 28 वायदे 100 दिन के अंदर हमने पूरे किए हैं और ऐसे वायदे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसका लाभ गरीब व्यक्ति को, आम व्यक्ति को मिलता है। वहीं कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए अंबाला नगर निगम के डिप्टी मेयर ने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी लुप्त होती जा रही है और निकाय चुनाव में पूरे प्रदेश में कांग्रेस की कोई सीट देखने को नहीं मिलेगी। तरक्की का काम हुआ है और साथ ही उन्होंने हमारे हरियाणा के अंदर एक आम नागरिक जो लोगों के बीच में से हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी जो कहते हैं वो करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि इलेक्शन से ठीक पहले उन्होंने कहा था कि 25,000 नौकरियां जो है हरियाणा के अंदर लगाई जाएंगी और आपने देखा कि मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने वो 25,000 नौकरियां हमारे बच्चों की, परिवारों की लगाने का काम किया। उस सबसे प्रभावित होकर आज जो है मैंने भाजपा ज्वाइन किया और आप देखेंगे कि हम अंबाला ही नहीं, हरियाणा के अंदर कांग्रेस की एक भी सीट जो है मेयर की हो या नगर परिषद के चेयरमैन की हो, आपको एक भी सीट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है आज लुप्त। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज इस्माइलाबाद नगर पालिका के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी मेघा बंसल के पक्ष में हुई जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से भाजपा उम्मीदवार के लिए वोट की अपील करते हुए कहा कि हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। इस्माइलाबाद का 3 गुना विकास करवाना हमारा काम है। साथ ही मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के 100 दिन के कार्य भी गिनवाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये गारंटी नरेंद्र मोदी जी की है, ये गारंटी हमारी सरकार की है। आप मेघा जी को यहां से चेयरमैन नगर पालिका बनाइए, हम इस्माइलाबाद के विकास को 3 गुना गति से आगे करने का काम करेंगे। ट्रिपल इंजन की सरकार गति से काम करेगी। भाइयों, हमारी सरकार ने अभी 100 दिन का समय पूरा किया है। 100 दिनों के अंदर
हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित में ऐतिहासिक निर्णय किए हैं, जिसका लाभ हरियाणा के हर जनमानस को मिला है। इस अवसर पर इस्माइलाबाद चेयरपर्सन उम्मीदवार मेघा बंसल ने भी जनसभा को संबोधित किया और जनता से भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस्माइलाबाद में जो भी हमारे मुद्दे हैं, जैसे गलियां, नालियां, स्ट्रीट लाइट्स, सीवरेज, मैं आपको विश्वास दिलवाती हूं कि ये सब कार्य जो है वो पूरे किए जाएंगे और हम सबको एक होकर यहाँ पर कमल खिलवाना है, ताकि हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और हमारे डीडी शर्मा जी के हाथ मजबूत हो सके और वो यहाँ पर विकास करने के लिए हमें ऊपर से फंड्स दे सके और वो फंड हम इस्माइलाबाद में लगाकर इस्माइलाबाद को स्मार्ट सिटी जो है वो बना सके, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर विकास कर सके। गौरतलब है कि इस्माइलाबाद को कस्बे का दर्जा मिलने के बाद जून 2022 में पहली बार पालिका के चुनाव हुए थे। इसमें आम आदमी पार्टी की निशा कानो ने भाजपा की पूजा गर्ग को हराया था। वे इस्माइलाबाद पालिका की पहली चेयरपर्सन निर्वाचित हुई थी, मगर उनकी नागरिकता के चलते उनका वोट कैंसिल हो गया था और उन्हें चेयरपर्सन के पद से हटा दिया गया था। उधर पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने आज एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि जो नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं वे पहले से ही भाजपा की मदद कर रहे थे। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि निकाय व पंचायती चुनाव आपसी भाईचारे का चुनाव है, इसलिए वे प्रचार करने नहीं जाते। भाजपा के बड़े नेता चुनाव में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वे घबराए हुए हैं। वहीं उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर कहा कि ये निर्णय हाईकमान का है। ईवीएम के सवाल पर हुड्डा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा वीवीपैट लगाने के आदेश की पालना होनी चाहिए। लोकल इलेक्शन है तो अपने लेवल पर पंचायत के इलेक्शन को जाते हैं। पंचायत में, जिला परिषद में मैं तो जाता हूँ सिर्फ एमएलए के और एमपी के इलेक्शन। जो लोग पैसा लगाने आ जाएंगे, हम तो मांग की थी उन पर बैलेट पेपर किए जाए और इन्होंने जो करा रहे हैं चुनाव उस पर वीवीपैट भी लगाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उल्लंघना हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश क्या है? सुप्रीम कोर्ट में पहले भी वही मशीन थी ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उन मशीनों में साथ वीवीपैट लगाया जाए। वो दर्शाता है कि इतने उनमें घबराहट है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल कल यानी 1 मार्च को चंडीगढ़ में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने के संबंध में बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बैठक सुबह 11 बजे सेक्टर 17 स्थित आयोग के कार्यालय में होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा सभी राजनीतिक दलों को आवश्यक परिपत्र जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाने व त्रुटि रहित फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने में बूथ लेवल अधिकारी के साथ साथ बूथ लेवल एजेंट की भी अहम जिम्मेदारी होती है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से आह्वान किया है कि यदि उन्होंने बूथ लेवल एजेंटों की नियुक्तियां पहले ही कर दी हैं तो उनकी सूची साथ लेकर आएं। वहीं निकाय चुनाव वाले क्षेत्रों में 1 व 2 मार्च को ड्राई डे घोषित किया गया है, यानी इस दौरान शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पलवल के हथीन नगर पालिका चुनाव को लेकर आज केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने लोगों से भाजपा प्रत्याशी रेणु लता के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस अवसर पर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम और पूर्व मंत्री हर्ष कुमार मौजूद रहे। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि लोकतंत्र में वोट ही सबसे बड़ी ताकत होती है। हथीन क्षेत्र का मतदाता जागरूक है। फरीदाबाद नगर निगम और हथीन नगर पालिका में भाजपा का कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को नगर निगम व नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए प्रत्याशी नहीं मिले हैं। कांग्रेस बलि के बकरे ढूंढकर चुनाव लड़वाने का कार्य कर रही है। कांग्रेस पार्टी की ये दुर्दशा उनके कर्मों के कारण हुई है। नगर निगम और नगर पालिकाओं में भी ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। तंत्र में जनता मालिक है, वो चाहे जिसके हाथों में नगर पालिका के चेयरमैन की चाबी हो। कोई कांग्रेस का जाना पहचाना चेहरा चुनाव नहीं लड़ा। 46 वार्ड हैं, 36 में ही बड़ी मुश्किल से बलि के बकरे ढूंढ के लाए हैं। लड़ने वाले नहीं मिले कि तुमको बलि देनी है, उनको ढूंढ के लाए हैं। और मैं आपको कह के जा रहा हूं,
2 तारीख को वोट पड़ेंगे, 12 तारीख को गिनती होगी। 12 तारीख की शाम को आपको पता चलेगा फरीदाबाद नगर निगम में इस बार कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें आएंगी। ये दुर्दशा कांग्रेस की आप लोगों ने की, उनके कर्मों के कारण हुई। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने लोगों से कहा कि अब की बार भाजपा प्रत्याशी को रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत दिलाने का कार्य करें। हथीन में भाजपा का चेयरमैन बनाने पर क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। इस बार भी हमें पूरा भरोसा है, रेणुलता जी को आप जिताकर भेजेंगे। मैं इस नगर परिषद का प्रभारी होने के नाते व्यक्तिगत रूप से आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि 2 तारीख को कमल निशान पर बटन दबाकर हमारी इस भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी को विजयी बनाकर हम सब के मान सम्मान के लिए, हथीन के मान सम्मान के लिए, हथीन के विकास के लिए, हम सब युवा और महिलाओं के विकास के लिए रेणुलता जी को विजयी बनाकर इस हथीन की विकास की धारा को और तेज करिए। इस होनहार बेटी को आप अपना कीमती वोट देकर के जिताने का काम करेंगे। केंद्र की सरकार, सेंटर की, स्टेट की सरकार और हथीन की सरकार, ऐसे चाहे ट्रिपल इंजन कह लो भैया, चाहे हथीन में आपकी सरकार कह लीजिए, सेंटर और प्रदेश की सरकार यहाँ बैठी है और हथीन की सरकार बनाने वाले आप बैठे हैं। उधर यमुनानगर में बीजेपी मेयर प्रत्याशी सुमन बहमनी के चुनाव प्रचार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 10 साल में देहात और शहर में बड़ी संख्या में विकास कार्य हुए हैं। पार्टी द्वारा जारी संकल्प पत्र के हर संकल्प को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा है। जिस प्रकार का माहौल है, आज नायब जी के काम को भारतीय जनता पार्टी की संगठन के मजबूती से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक तरफा ला रहा है और 100% ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी और भारी बहुमत से। वैसे तो 10 साल के कार्यकाल के अंदर हमने चाहे देहात का हो चाहे नगर का हो, कोई काम कोर कसर छोटी नहीं है और जिस प्रकार की प्राथमिकताएं हमने अपने घोषणा पत्र में दी हैं, चाहे स्वामित्व की बात है, चाहे बीपीएल परिवारों को राहत देने की बात है, चाहे सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात है, चाहे पीने के पानी की व्यवस्था की बात है, हाउस टैक्स में गरीब लोगों को राहत देने की बात है, सभी विषयों को वो हमारा घोषणा पत्र नहीं, हमारा वचन पत्र है। कोई विपक्ष है नहीं है, लाइन लगी हुई है। आप रोज सीरीज पढ़ते हो, नायब जी कितने लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं। इस अवसर पर पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर, यमुनानगर से भाजपा प्रत्याशी सुमन बहमनी ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए लोगों से वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, पहली सरकार 14 में बनाई, फिर आपने 19 में बनाई, आर्यभट्ट का तीसरी बार 24 में भी आपने सरकार बनाई। मैं ये तो नहीं कहता आपने सारे काम खत्म कर दिए, सारे काम कर दिए, ऐसी तो नहीं कह रहा, लेकिन मैं एक बात तो कह रहा, तो बात आप भी मानोगे, पिछली सरकारों से 2 गुना से ज्यादा काम हमने इन 10 साल में करने का काम। तो भाइयों, अब वहां भी आपने ऊपर भी सरकार बनाई थी मोदी जी की, यहाँ बनाई थी नायब सैनी जी की, तो भाइयों यहाँ भी बीजेपी की बना। कितनी महिलाओं की इज्जत की जाती है, कितनी बच्चों की इज्जत की जाती है, बच्चों की शिक्षा के उत्थान के लिए कार्य किए जाते हैं और बुजुर्गों के लिए, स्वास्थ्य के लिए हर समय ये सरकार आपके साथ, आपके द्वार पर खड़ी है। तो ऐसी सरकार के लिए क्यों ना हम अपने अधिक से अधिक मतों का प्रयोग करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया ने हिसार व सिरसा में कल जिला कोर कमेटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने भाजपा के हर प्रत्याशी को प्रचंड बहुमत से चुनाव जिताने के लिए कड़ा परिश्रम करने का आग्रह करते हुए जरूरी निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि भाजपा संकल्प पत्र में किए गए हर वादे की गारंटी के साथ पूरा करने वाली पार्टी है। केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है, इसलिए ट्रिपल इंजन की सरकार बनने पर हर क्षेत्र में विकास होगा। भाजपा ने जो संकल्प पत्र जारी किया है उसके एक एक बिंदुओं
पर लोगों से चर्चा करें और भरोसा दिलाएं कि शहर का विकास भाजपा ही करा सकती है। डॉक्टर सतीश पुनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विकसित देश बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा हरियाणा भी विकसित राज्य बने, इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार बड़े बड़े निर्णय लेकर जनहित के काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार गरीब, महिलाओं, किसान और युवाओं के उत्थान के लिए 10 वर्षों से काम कर रही है। इन 10 वर्षों में हर क्षेत्र में विकास हुआ है और लोगों की जीवन शैली बदली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी गलत नीतियों के कारण लगातार चुनाव हार रही है। हरियाणा के लोगों में भाजपा की गारंटी पर विश्वास है। यही कारण है कि प्रदेश के लोगों ने तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाई है। करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में आज से 3 दिवसीय राष्ट्रीय डेयरी मेला एवं एग्री एक्सपो 2025 का आयोजन शुरू हुआ। इस मेले में दुग्ध प्रतियोगिताएं, सफल कृषि और डेयरी उद्यमों की प्रदर्शनी और पशु सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। साथ ही किसानों को डेयरी, पशुपालन और कृषि से जुड़ी नई तकनीकों और उन्नत नस्ल के पशुओं के बारे में भी सभी जानकारी दी जाएगी। कुलपति एवं निदेशक डॉक्टर धीर सिंह ने बताया कि इस मेले में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बंगाल सहित कई राज्यों के 50,000 से अधिक किसान भाग लेंगे। मेले में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी किसानों को लगभग 10 लाख रुपए के पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। यह मेला ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा, जिसमें आधुनिक डेयरी प्रथाओं पर लाइव प्रदर्शन, विशेषज्ञ सत्र और तकनीकी कार्यशालाएं शामिल होंगी। जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, हर साल एक डेयरी मेला लगाता है, जो पूरे देश से, डिफरेंट प्लेस से हमारे जो डेयरी के उत्पादक हैं वो आते हैं। और ये एग्जीबिशन लोकल फार्मर भी आकर के अपने जितने भी एनिमल हैं, क्योंकि ये जो हरियाणा एंड पंजाब का हब है डेयरी का, तो यहाँ के जो बहुत सारे हमारे ब्रीडर हैं जो ब्रीड भी करते हैं और साहिवाल अच्छी नस्ल के रखते हैं, तो पूरे देश के लोग यहाँ से ले जाते हैं उसके। और हमारा जो है संस्थान पूरे देश में करता है, हम जगह जगह पे हमारे जो सेंटर भी हैं, तो उसका एक उद्देश्य होता है कि जो हमारी जितनी भी तकनीकी हम डेवलप कर रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं, उसके साथ से जो नियर बाई जितने भी फार्मर हैं उनके जो अच्छे पशु हैं वो ला करके उनके कंपटीशन भी कराते हैं, और वो जो दूसरी जगह से फार्मर आते हैं उनको देखते हैं। वहीं मेले में उत्तम नस्ल के पशुओं को लेकर आए पशुपालकों ने बताया कि डेयरी एक उत्तम व्यवसाय है और इसमें रोजगार की काफ़ी संभावनाएं हैं। इस मेले के आयोजन से उन्हें अपना व्यवसाय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। थोड़ा बाजरा, चना, गंदोला और गर्मी में जो का इस्तेमाल ज़्यादा करे अगर हम गर्मी की वजह से। मैं किसानों से ये है, पशु पालो, अच्छे पालो, अच्छी नस्ल पे ब्रीडिंग पे ध्यान दो, ब्रीड का पशु करो। अगर ब्रीड पर काम करोगे ना आप तो नुकसान नहीं इसमें। ये 20 किलो 710 ग्राम इसका दूसरी बार में दूध है, 15,690 इसका सेकंड में, फर्स्ट में था। अब बढ़िया सीमन रखवाना चाहिए, देखो तभी कुछ फायदा होगा। वहीं डेयरी वैज्ञानिकों और छात्रों ने कहा कि वे यहां पर पशु क्लोनिंग और दूध उत्पादों की प्रोसेसिंग पर काम करते हैं। संस्थान ने ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे किसानों को अच्छे नस्ल के क्लोन पशु उपलब्ध हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि संस्थान में दूध में वैल्यू ऐड कर उन्हें और अधिक पोषक बनाया गया है। इसके अलावा ऐसे अनेक उत्पाद भी तैयार किए गए हैं जिनमें विटामिन, प्रोटीन और आयरन भरपूर मात्रा में है, जो हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं। जैसे कि ये हाई प्रोटीन आइसक्रीम है ये वाली, तो इसमें एज प्रोटीन सोर्स डाला, मतलब ऐड किया जाता है, एडिशन वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, मिल्क प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। तो इससे जो प्रोटीन जो मिल्क में नॉर्मल आइसक्रीम होते हैं उससे 150% ज़्यादा मिलता है। ओट मिल्क से हम फेटा चीज़ बना रहे हैं और 3D प्रिंटिंग से हम बर्फ़ी बना रहे हैं, और हमने स्मार्ट पैकेजिंग लेबल्स बनाए हैं जिससे कि हम देख सकते हैं कि हमारा बर्फ़ी संदेश कैसे टाइम टू टाइम वो ख़राब हो रहा है, वो पैकेजिंग लेबल पे हमने लगाया है, उससे हम पता चल रहा है। हमने छाछ बनाया है, पशुओं का जो उत्पादन है वो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचा सके। तो ये टेक्नोलॉजी अभी बहुत ही ज़्यादा प्रगति पर है हमारे देश में, और हमारी लैब के ज़रिए इसका आगे भी ज़्यादा हम इसको बढ़ा सकें, ताकि पशुओं में जो उच्च गुणवत्ता वाले पशु हैं उन सबका हमारे देश में वृद्धि हो सके। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं कक्षा की परीक्षा शुरू हो चुकी है। परीक्षाओं के पहले दिन जहां कल 12वीं कक्षा का अंग्रेजी का पेपर संचालित हुआ, वहीं आज 10वीं कक्षा का गणित विषय का पेपर आयोजित हुआ। परीक्षाओं के सफल एवं नकल रहित संचालन के लिए बोर्ड द्वारा प्रदेश में 219 उड़न दस्तों का गठन किया गया है। 10वीं की परीक्षा के लिए प्रदेश भर में बनाए
1355 परीक्षा केंद्रों पर 2,87,023 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। शिक्षा बोर्ड द्वारा 12वीं के कल हुए अंग्रेजी के पेपर में नकल के कुल 37 मामले पकड़े गए और ड्यूटी में कोताही बरतने पर 2 पर्यवेक्षकों को कार्यभार मुक्त कर दिया गया है। शिक्षा बोर्ड के सहायक सचिव कुलदीप सिंह ने बताया कि परीक्षा केंद्र पलवल 33 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 12वीं के पेपर आउट की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर अधीक्षक वेदपाल महिल की अध्यक्षता में टीम पहुंची तथा मामले की जांच की और अल्फा न्यूमेरिक कोड को ट्रेस किया। छात्र सचिन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए परीक्षा केंद्र पर नियुक्त संबंधित सुपरवाइजर गोपाल दत्त शर्मा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई चालू कर दी गई। इसके अलावा इस परीक्षा केंद्र के 12वीं कक्षा का अंग्रेजी विषय का पेपर रद्द कर दिया गया। उन्होंने बताया कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय टपकान जिला मेवात से भी पेपर आउट होने की सूचना पर बोर्ड ने दंबिश दी थी। इस केंद्र से भी पेपर आउट करने का प्रयास किया गया था तथा 3 विद्यार्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्होंने बताया कि इन 2 परीक्षा केंद्रों के अलावा बाकी अन्य स्थानों पर परीक्षाएं शांतिपूर्ण संचालित हुई। आज हमारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का इंग्लिश सब्जेक्ट +2 का पेपर था। बड़ी शांतिपूर्वक सभी परीक्षा केंद्रों से शांतिप्रिय रहा। केवल एक पलवल में परीक्षा केंद्र पलवल 33 गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ पे एक बच्चे के पेपर आउट की सूचना मिली थी। बोर्ड द्वारा जल्दी ही उस पर कार्रवाई करने के लिए टीम गई। वहाँ पर हमारे वेदपाल जी मलिक थे, उन्होंने जांच की। वहाँ पर उसका कोड था, उसको ट्रेस किया गया और बच्चे के खिलाफ वह टीचर सोमदत्त जो है शर्मा टीजीटी, उसके खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई चालू कर दी है। ठीक है जी। और इस परीक्षा के अंदर का पेपर आज का रद्द की कार्रवाई शुरू हो गई है। और एक था टफन 2 जो मेवात में पड़ता है, वहाँ हाँ, तो वहाँ पे भी शिकायत आई थी। वहाँ हमारी टीम अभी लगी हुई है और उन पर जो 3 बच्चे पाए गए हैं इसमें सम्मिलित, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। और हमारे पूरे हरियाणा में इंग्लिश का पेपर शांतिपूर्ण रहा। किसी प्रकार की किसी को घटना नहीं हुई किसी प्रकार की। वहीं विद्यार्थियों ने बताया कि वे आज नकल रहित परीक्षा का संकल्प लेते हुए परीक्षा देने जा रहे हैं। नकल न केवल विद्यार्थियों के आज बल्कि कल को भी बर्बाद कर देती है। आज हमारी गणित की परीक्षा, हमने नकल रहित परीक्षा देने का प्रण लिया है। हम जागरूक होकर परीक्षा देने जाएंगे। भारत यात्रा पर आई यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में उनकी अगुवानी की। प्रधानमंत्री और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत भी हुई। इस दौरान भारत और यूरोपीय आयोग के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक हितों से जुड़े कई मुद्दों पर विचारों को साझा किया गया। प्रधानमंत्री ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के साथ संयुक्त प्रेस वक्तव्य को संबोधित किया। उन्होंने यूरोपीय कमीशन प्रेसिडेंट और कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स की भारत की यात्रा को अभूतपूर्व बताया। पीएम ने कहा कि द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते को इस वर्ष के अंत तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि के लिए दोनों पक्षों ने सहमति व्यक्त की है। इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, ग्रीन ग्रोथ, सिक्योरिटी, स्किलिंग और मोबिलिटी पर सहयोग का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। हमने अपनी टीम्स को एक पारस्परिक लाभकारी बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, एफटीए को इस वर्ष के अंत तक संपन्न करने का निर्देश दिया है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि के महत्व पर दोनों पक्ष एकमत है। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव्स, इससे जुड़ने के ईयू के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी और नवोन्निवेश के क्षेत्र में विश्वास से भरी और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला दोनों पक्षों की प्राथमिकता में शामिल है। पीएम ने ईयू की नई वीजा नीति का स्वागत करते हुए कहा कि इससे भारत की प्रतिभाशाली युवाओं के सामर्थ्य को फायदा होगा। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में एक ट्रस्टेड और सिक्योर वैल्यू चेन हमारी साझी प्राथमिकता है। सेमीकंडक्टर, एआई, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और 6G में
सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने कहा है कि मुंबई में 1 से 4 मई तक आयोजित होने वाला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के लोगों को एक मंच प्रदान करेगा। कल बेंगलुरु में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक सेक्टर के लिए GAFX कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन कंटेंट क्रिएटर्स और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के लिए एक साथ आने और देश में AVGC क्षेत्र के लिए विकास पथ विकसित करने के अवसर पैदा करेगा। रामायण के दिनों से भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत की कहानी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारतीय रचनाकारों के वैश्विक सामग्री बनाने के लिए भारत को अनुकूल बनाने की कल्पना की है और भारत पहले से ऑरेंज अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है। Till 4th May in Mumbai at the Geo Center. It will be one of its kind event because this is the first time all the verticals of media entertainment are going to get together. Now we have events like this. I mean, this is one vertical, but there are so many verticals in the media entertainment pie. You have the traditional news, you have the traditional television, you have the traditional radio, you have the GAFX segment, you have the film segment, as we all know. आज पूरे देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष 28 फरवरी को महान भौतिक विज्ञानी सर CV रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। उन्हें इस महत्वपूर्ण खोज के लिए वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर आज देश में विभिन्न विषयों पर आधारित वैज्ञानिक संचार से संबंधित गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिज्ञासा विज्ञान की जननी है। विज्ञान और ज्ञान मिलकर हर समस्या के समाधान का द्वार खोलते हैं। उन्होंने सभी से विज्ञान और नवाचार को लोकप्रिय बनाने और विकसित भारत के निर्माण के लिए विज्ञान का लाभ उठाने का आग्रह किया। जिज्ञासा विज्ञान की जननी है। हर मन में वैज्ञानिक सोच हो, विज्ञान के प्रति आकर्षण हो। 28 फरवरी 1928 सर CV रमन ने अपनी खोज रमन इफेक्ट की घोषणा की। यही तो खोज थी जिसने उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया और इसलिए देश 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाता है। साथियों, 21वीं सदी के भारत के विकास में विज्ञान उस ऊर्जा की तरह है जिसमें हर क्षेत्र के विकास को, हर राज्य के विकास को बहुत गति देने का सामर्थ्य है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ज्ञानम विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। अर्थात ज्ञान जब विज्ञान के साथ जुड़ता है, जब ज्ञान और विज्ञान से हमारा परिचय होता है, तो संसार की सभी समस्याओं और संकटों से मुक्ति का रास्ता अपने आप खुल जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने गुरुवार को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। 1987 बैच के ओडिशा कैडर के IAS अधिकारी तुहिन कांत पांडे सेबी के नए अध्यक्ष होंगे। ये नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए अगले आदेशों तक जो भी पहले हो उसके लिए होगी। वे वर्तमान सेबी अध्यक्ष माधवी पुरी बुच का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 28 फरवरी को समाप्त हो रहा है। पांडे को वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में व्यापक अनुभव है। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब बाजार में कई बदलाव और चुनौतियां हैं। यह नियुक्ति एक पारदर्शी प्रक्रिया के बाद हुई। तुहिन कांत पांडे मोदी सरकार में कई अहम पदों पर रहे हैं। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर और UK के बर्मिंघम विश्वविद्यालय से MBA की उपाधि हासिल की है। वर्तमान में वे वित्त सचिव और राजस्व विभाग के सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले तुहिन कांत पांडे ने निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, लोक उद्यम विभाग और क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग में सचिव के रूप में कार्य किया है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।